अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खबर। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, जो कि अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। भारत में होने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट का फैसला हो चुका है। कल के सेमीफाइनल में हमने देखा कि जनूबी अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा, और देखा जाए तो ये लो स्कोरिंग मैच था जिसमें जनूबी अफ्रीका की टीम के खिलाड़ी शुरू में ही लड़खड़ा गए थे, और इसी वजह से जनूबी अफ्रीका की टीम सिर्फ 212 रन ही स्कोर कर पाई है। अब 19 नवंबर को इतवार के रोज भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फाइनल होने जा रहा है, और अब देखना ये फाइनल मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी। स्पोर्ट्स सेगमेंट में आगे चलकर भी इस पर बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरी। आरिफ अलवी का फिर दावा, किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूं। ग्लोबल टीचर अवार्ड जीतने वाली रिफत आरिफ न्यू पाकिस्तान की मेहमान। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अमरीकी नशरियाती इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया, जिसमें उनका कहना था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और फौज के दरमियान मसालत ना होने की बहुत सी वजूहात थीं, जिनकी तफसील में वो नहीं जाना चाहते। चेयरमैन PTI के खिलाफ जो मुकदमात अदालत में जेर समात हैं और बहैसियत सदर वो अदलिया पर यकीन भी रखते हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मजीद कहा कि वजीर आजम से ज़्यादातर सरकारी उमूर के सिलसिले में ही राब्ता होता है, और जब PTI चेयरमैन भी वजीर आजम थे तो उनसे भी जाती मामलात पर कम बात ही होती थी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने मार्गला डायलॉग के दौरान भारत में अक़लियतों के इस्तेहसाल से मुतल्लिक IPRI का तफसीली डोजियर भी लॉन्च कर दिया है। इस डोजियर में मुसलमानों समेत जो मुख्तलिफ मज़ाहिब की इबादत गाहों की बेहुरमती की गई उसके वाक़यात भी शामिल हैं। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि हम पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात को समझते हैं। उन्होंने कहा कि आपसे हमेशा मुशावरत की है और मुशावरत से ही आगे बढ़ेंगे। हमारी बनाई हुई जो पॉलिसियाँ थीं उससे पाकिस्तान की कारोबारी बरादरी ने भरपूर उस पर अमल किया। हमारी ही पॉलिसीज़ को भारत ने भी अपनाया और मुआशी तरक्की हासिल की है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब करते हुए उन्होंने एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात की सरमायाकारों के लिए। उनका कहना था कि इंडस्ट्री में आने वाले पैसे के बारे में ना पूछने की पॉलिसी होनी चाहिए। शायद अब आने वाले दिनों में उन्हें अपनी स्टेटमेंट की वजाहत भी देनी पड़ेगी। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि मसाइल से निकलने के लिए नई सियासत और नई क़यादत की ज़रूरत है। ऐसी क़यादत जो कि माजी में फंसी ना हो, मुस्तकबिल के बारे में सोचे, और जो आपस की सियासत तफरीक में ना फंसे। किसी को दूसरी बार या फिर चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने के बजाय जिसको मौका नहीं मिला उसे मौका दिया जाए, यानी कि वो अपनी तरफ ही इशारा कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि सिंध में GDA और MQM से भी बात हो रही है, दोनों जमातों से सीट एडजस्टमेंट वहाँ पर की जाएगी। पंजाब की सियासत पर बात करते हुए उनका कहना था कि नून लीग पंजाब में भी सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद है। सदर PTI परवेज इलाही के मुतालिक बात करें तो वो दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतने वोट पड़ेंगे कि जिसकी कोई हद नहीं होगी। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए केसेस मुंतकिल करने की दरख्वास्त कर दी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार डॉक्टर रसूल बख्श रईस ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। मुमलिकत आरिफ अलवी मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं वो किसी भी पार्टी के नुमाइंदे नहीं हैं, लेकिन बारहा हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर चेयरमैन PTI के हक में वो बात करते हैं, बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। 9 मई के वाक़यात की जहाँ मजम्मत करते हैं, वहीं ये भी चाहते हैं कि 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलव्विस हैं उन्हें किसी ना किसी तरीके से रिलीफ मिल जाए। जी, तो सवाल क्या है आपका? सवाल अब यही है कि सदर मुमलिकत अपने किस स्टांस पर कायम है। वो 9 मई की अगर मजम्मत कर रहे हैं, जो कि हमने देखा आर्मी इंस्टॉलेशंस पर जिस तरह से अटैक किया गया, जिसका डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर, तो क्या फिर वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन समेत जो बाकी तमाम लोग हैं जो कैद में मौजूद हैं, जो इस तमाम चीज़ों में मुलव्विस थे, उनको छोड़ देना चाहिए? सदर का अपना स्टांस क्यों क्लियर नहीं है? मेरा ख्याल ये है कि जिसने भी कानून की खिलाफ वर्जी की है उसको नहीं छोड़ना चाहिए जी। उसमें इमरान खान भी शामिल हैं और दीगर सियासी जमातों के लोग जिनके खिलाफ करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं। दुनिया के अखबार उनके करप्शन की दास्तानों से भरे पड़े हैं, उनको क्यों छोड़ा जा रहा है? तो किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर जिस अंदाज से जल्दी में कवानीन बना के ये इन सब को उससे जो धुलाई है, साफ सुथराई है करा के आप उनके सामने कर रहे हैं। देखिए, अगर आप कानून
की जो तलवार है उसको सिर्फ एक तरफ चलाते हैं तो उसका कोई असर नहीं होता, उसके ऊपर कोई एतमाद और साख पैदा नहीं होती। सबको करना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि 9/11 के वाकयात में जो लोग मुलव्वस हैं, जिन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है, उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी है। लेकिन इस मुल्क में दहशतगर्द भी हैं, दहशतगर्दों के मुआविनीन भी हैं। और अभी फैज़ाबाद धरने की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है, कमीशन बना है। उसके आपके ख्याल में जिन लोगों ने 2 शहरों को 1 महीने से ज्यादा तक बहुत ही परेशान किया और सड़कें बंद की और जो उनकी माली मुआवनत करते रहे, वो कमीशन में है। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो ये जो मुल्क में हर तबके में करप्शन है, धांधली है, देखिए हर एक के खिलाफ होनी चाहिए। अगर सिर्फ एक जमात को आप और एक लीडर को पकड़ के आप कहते हैं कि आप कानून और इंसाफ के तकाजे पूरे कर रहे हैं, तो लोग आपको एक मजाक के तौर पे समझेंगे, कोई उसको कोई संजीदगी से नहीं लेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, आप ये समझते हैं कि इसके जिम्मेदार सियासतदान ही हैं? यही सब कुछ 2018 में नून लीग के साथ हो रहा था, तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर बड़ा खुश थी। आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो सब कुछ हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि बाकी तमाम जमातें भी उस पर नहीं बोल रही हैं और वो अपने काम में लगे हैं, वो इंतखाबात की तैयारी में लगे हैं। हालांकि ये रिपीट टेलीकास्ट बड़े अरसे से जारी है। जी, सबको आप देखें आपका निज़ाम क्या है, उसके ऊपर ध्यान दें और ये बाकी चीजें तो ही रह जाती हैं। ठीक है। अच्छा, अभी जो सियासी मंजरनामा है उस पर बात कर लेते हैं। जिस तरह से बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तरफ हम देखते हैं, जिसके कयाम पर खुद नून लीग की जानिब से ही इस्टेब्लिशमेंट के मुलव्वस होने के इल्जामात आयद किए गए थे, आप अब किस तरह से देख रहे हैं? उन्हीं की अक्सरियत नवाज लीग की जानिब रुख कर रही है और अब नवाज लीग में से कुछ आवाजें भी उठना शुरू हुई हैं उनके खिलाफ। देखिए, जो इस वक्त सियासत है वो अवामी सियासत नहीं है। ये जो मौरूसी सियासतदान है अपने हलकों में, जिनकी कोई माजी में ज़मीन के हवाले से, कबीले के हवाले से, ज़ात बिरादरी के हवाले से या गद्दी नशीनी के हवाले से या सियासी गद्दी नशीनी के हवाले से कोई हैसियत है और वो मुंतखब होते रहे हैं माजी में, तो सियासी जमातों का झुकाव उनकी तरफ है। अवाम के पास तो अभी फिलहाल तो हमने देखा है कि बिलावल जरदारी भुट्टो साहब भी जलसे कर रहे हैं, बाकियों को तो अभी तक इंतखाबात में 90 दिन से भी कम रह गए हैं, लेकिन हमें उनको बाहर निकलता हुआ अवाम के साथ राब्ते करते हुए नजर नहीं है। तो बलूचिस्तान में जो मियाँ साहब कर रहे हैं वो वही पुरानी सियासत है कि इलेक्टेबल को अपने साथ मिलाएं और वही तरीका है इक़्तिदार में आने का। और बलूचिस्तान में जो 50 के करीब असम्बली की सीटें हैं और 20 के करीब वो MNA हैं, तो जो 50 हैं वो तकरीबन कोई 23 के करीब या 24 के करीब वो सेनेटर बनाते हैं, जो पंजाब के इक्विवेलेंट हैं। तो इसलिए उसकी बड़ी अहमियत है सेनेट के इंतखाबात के लिए भी। और जब मुल्क में इंतहाई पोलराइजेशन हो, तकसीम हो और किसी भी सियासी जमात की वाज़ेह अक्सरियत के आने का इम्कान कम हो, तो फिर बलूचिस्तान के MNAs जिनकी के बहुत सेफ सीटें हैं वो अहमियत अख्तियार कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस तमाम तर तनाजुर में आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हम देख रहे थे, उनका ख्याल ये था कि वो तो बलूचिस्तान के किंग हैं, इक़्तिदार के लिए बलूचिस्तान तो उनकी जेब में ही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बलूचिस्तान की सियासत का रुख हम देख रहे हैं कि वो नवाज शरीफ की तरफ हो चुका है, हवाओं का रुख भी कुछ बता रहा है। मेरा ख्याल में कि अभी तक ये कहना कि कोई किसी की जेब में, कोई किसी की जेब में नहीं जाता, ये हमारे मरूसी सियासतदानों की एक अपनी लेन देन की सियासत होती है, जिसे ट्रांजैक्शनल सियासत कहते हैं। वो कोई आइडियालॉजिकल नजरियाती सियासत नहीं होती कि आप मुझे ये कर दें, मैं ये कर दूंगा। आप देखें 16 महीने की जो हुकूमत थी उसमें 80 वजीर मुशीर थे। किस लिए थे? लोगों को साथ मिलाने के लिए। जब लोग साथ मिलते हैं तो कहते हैं जी हमारे लिए क्या है, हमें क्या मिलेगा। तो ये मुल्क के मफाद में तो कोई नहीं सोचता ना। अगर वो 16 महीने वाले वजीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब आपके लाहौर के हमारे मोहतरम, अगर मुल्क का मफाद सामने होता तो 80 की कबीना क्यों वो लीड करते?
किस लिए थी? लोगों को खुश करने के लिए। तो वो लोग चाहते हैं, उनका दबाव होता है और फिर अपनी मजबूरियों में वो सबको साथ मिलाते हैं। तो ये पाकिस्तान की सियासत, अवाम की सियासत, नजरियात की सियासत, मंशूर की सियासत, ये जो बातें हो रही हैं उनसे आप ये सवाल पूछें कि मसाइल क्या हैं पाकिस्तान के, उनके बारे में ज़रा बताएं हमें। और उनके बारे में आप 40 साल इख्तिदार में आते रहे हैं, उन मसाइल के बारे में आपने हल क्या तजवीज़ किए थे, क्या हल आपने इम्प्लीमेंट किए थे, और अभी आपके पास क्या हल है, उसके बारे में तो कोई बात नहीं करता। सिर्फ बात ये हो रही है कि वो मेरी तरफ आ रहा है, मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, कल इतना लोग शामिल हो गए, परसों इतना लोग होंगे। ये कोई बात तो ना हुई, ये कोई इंतखाबी सियासत का रंग इसमें मुझे कोई नज़र नहीं आता। लेकिन आप क्या समझते हैं, जिस मखलूत हुकूमत की आप बात कर रहे हैं, 80 वज़रा जिस टीम में शामिल थे, उस मखलूत हुकूमत में बहुत से मुश्किल फैसले नवाज लीग को करने पड़े और उनकी सियासत पर उसका बड़ा असर पड़ा। जो बर्डन हम देखते हैं वो सारा नून लीग पर ही देखते हैं, शहबाज शरीफ पर ही देखते हैं कि 16 माह की जो कलेक्टिव कारकर्दगी थी उसका खुमियाजा सिर्फ नून लीग को, शहबाज शरीफ को ही भुगतना पड़ा। मुझे एक कोई मुश्किल फैसला बता दें, कोई बता दिया मुश्किल फैसला जो उन्होंने अवाम के लिए किया, अवाम के लिए मुश्किलात खड़ी की और अपना वोट बैंक खराब किया, जिस तरह से महंगाई उन्होंने की, अवाम उनके खिलाफ है इस वक्त। वो कोई अच्छे फैसले थे मुल्क के लिए। 1 साल उन्होंने लगा दिया IMF के साथ मुज़ाकरात करने में। वो कहते थे कि आप ये इस्लाहात करें, ये इस्लाहात क्यों नहीं करते? ये जो आपकी बिजली की तरसील की कंपनियां हैं, इनकी निजकारी क्यों नहीं करते? आपको पता है कि सिर्फ कोयटा में, जो कोयटा की जो कंपनी है, 80 अरब रुपए उसका खसारा है जी। कौन दे रहा है? टैक्स पेयर दे रहा है। आप सिंध का देखें, पंजाब का देखें, KP का देखें, ये जो आपका 1.3 खरब रुपए का हर साल जो खसारा होता है इसका बिजली की चोरी का, और 40%, 20% से कहीं ज्यादा मेरे ख्याल में ये चोरी हो रही है। कौन जिम्मेदार है? क्यों नहीं इस्लाहात करते? स्टील मिल का क्या किया है? PIA का क्या किया है? ये आपके जो एक मुश्किल फैसला बता दें सिवाय इसके कि वो एक इक़्तिदार में है और वो एक फ्रंट का किरदार अदा किया और कानून साजी ऐसी करते रहे मिनटों में। आपको पता है कि चंद मिनटों में 2 दिन कितने MNAs ने प्राइवेट मेंबर्स बिल के तौर पे आपकी कोई 36 के करीब, 24 या 36 के करीब, 24 मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटियों के चार्टर मंजूर करवा लिए। ऐसा होता है किसी मुल्क में, जमहूरी मुल्क में ऐसी यूनिवर्सिटियां बनती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि जो हम देखते हैं कि हुकूमतों का जो एक कंसिस्टेंसी है, मुंतखब हुकूमतों को अपना टेन्योर पूरा करने नहीं दिया जाता, उसकी वजूहात भी हैं जिसमें एस्टैब्लिशमेंट की वजह से मुश्किलात पैदा होती हैं, सियासतदानों की अपनी लड़ाइयों की वजह से मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा। देखें, एस्टेब्लिशमेंट की बात बाद में करना, पहले बात ये करें कि ये इधर उधर कौन जाते हैं जो जिनकी आप हार्स ट्रेडिंग करते हैं, मंडी लगती है, और वो मंडी जब लगी थी ये लोग कहाँ पे बैठे हुए थे? कौन उनको पैसे दे रहा था? कहाँ से आ रहे थे? तो ये सियासतदानों को अपने गिरेबान में झांक के जरा देखना चाहिए कि उन्होंने मुल्क के साथ क्या किया है। अब मरूसी सियासत चल रही है मुल्क के अंदर, अगर ये पीपल्स पार्टी आ जाए या मुस्लिम लीग नून आ जाए तो ये पहले क्या इक़्तिदार में नहीं रहे, अब क्या कर लेंगे आके? तो ये तो अवाम को आप लोग, मैं तो अपना फर्ज समझता हूँ लोगों को बताने के लिए कि जब तक कि आप मरूसियों से निजात हासिल नहीं करेंगे मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, फिर ऑप्शंस क्या मौजूद हैं अवाम के पास? जी, अवाम के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? पाकिस्तान के पास ऑप्शन यही मौजूद है। पहला ऑप्शन तो यही है कि आप देखें वो वोट ही नहीं देंगे। ये भी एक तो ऑप्शन है ना कि अगर जब मियां साहब 2/3 मेजॉरिटी के साथ आए थे, बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन 38% के करीब मेरे ख्याल में लोगों ने वोट डाले थे। इसमें गलती हो सकती है, तो लोग वोट नहीं देंगे, बेशक आप दंदनाते फिरे। और हमारे पास क्या है? अगर आप नई सियासी जमातों को आगे नहीं आने देते, आप उनको बंद कर देते हैं किसी न किसी लिहाज से, तो फिर इसके बाद लोगों के पास चॉइस क्या रह जाता है? ठीक है, माजी में रहा है। ठीक है। और अभी जो मौजूदा एक सिनेरियो डेवलप हुआ है जिसमें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कुछ नून लीग की हुकूमत के साथ बलूचिस्तान में 2018 में किया था, आपको लगता है कि मुस्तकबिल में भी दोबारा से ऐसा हो सकता है? तो ऐसे रास्ते को नून लीग किस तरह से रोक पाएगी, या फिर जो तारीख है एक बार फिर से तारीख को दोहराएगी?
इनका तरीका यही होगा कि लोगों को खुश रखो हुक्मरान तबकात में से और खुश रहो, अवाम का देखा जाएगा। उसकी मिसाल तो आपके सामने है, मैंने 80 की कमीना की मिसाल आपको दे रहा हूँ। अगर हुकूमत बनेगी तो ऐसा ही होगा। ठीक है। और अभी जो आप देख रहे हैं, जो तानेबाजी का सिलसिला जारी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, मुस्लिम लीग नून से, तो उस तरह के स्टेटमेंट्स हम नहीं देख रहे पीपल्स पार्टी के कोई खिलाफ, लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी काफी वोकल है लेवल प्लेइंग फील्ड की, जहां वो बात कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि अगला वजीर आजम लाहौर से नहीं बनने देंगे। चलो अच्छी बात है। तो ये सिर्फ बातें हैं या फिर जब हुकूमत बनेगी फिर मिल बैठेंगे, फिर आपस में ही बांट लेंगे सब कुछ? मोहतरम, अगर पाकिस्तान की सियासत का और सियासतदानों का और ये जो बड़े सियासी खानदान है उनका जो दानिशवराना मेयार है वो यही है कि आप यही बातें करें कि हम नहीं बनने देंगे, यहाँ से नहीं होगा। ये है कि भाई बात करें मुल्क को आगे कैसे ले जाना है, वो तो हम सुन नहीं रहे कि आपके जो इस वक्त के मुआशी मसाइल हैं वो क्या हैं, उनके बारे में क्या कोई हल है आपके पास, वो आप क्या चाहते हैं? जब तक वो नहीं देंगे इन बातों को आप अहमियत ना दें। मुझे मीडिया से गिला ये है कि ये इनको खांसी भी आती है तो मीडिया परेशान हो जाता है कि हाँ ये तो इनको खांसी आ गई, इसकी मालूम करें कि क्या वजह है। ये इनकी जाती बातें हैं। दुनिया में इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। तवज्जो इस बात पे दी जाती है कि मुल्क के लिए वो क्या तजवीज़ कर रहे हैं, मसाइल का हल क्या है, और माजी में जो उनकी कारकर्दगी रही है उसके बारे में सवालात पूछे जाते हैं। ज़ाती किरदार के बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं कि आपके पास दौलत कहाँ से आई है, कि आप ने जो इतना बड़े बड़े मोहल्लात बना रखे हैं, इतना फैक्ट्रियाँ बना रखी हैं, इनके ज़राए कहाँ से थे? ठीक है, ये दुनिया में कानून है। इन्होंने कानून पता है कि सबसे बड़ा जुल्म इस मुल्क के साथ क्या किया है अवाम के साथ, कि अगर आपके पास दौलत है तो कोई आपसे पूछ नहीं सकता कि आपकी दौलत ये कहाँ से। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तज़ियाकार डॉक्टर रसूल बख्श रईस हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, जहां जनूबी अफ्रीका की टीम एक बार फिर से चोकर साबित हुई और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त के बाद प्रोटीज का पहली बार वर्ल्ड कप खेलने का ख्वाब इस बार भी अधूरा रह गया है। 24 रन पर 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद डेविड मिलर आए और 101 रन की इनिंग्स उन्होंने खेली, लेकिन पूरी जनूबी अफ्रीकी टीम आखिरी ओवर में सिर्फ 212 रन पर ही आउट होगी। और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि साउथ अफ्रीका जब पहले बैटिंग करता है तो एक बड़ा हदफ जरूर देता है, और इस हदफ के ताक़ुब में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन इख्तितामी ओवर्स में कप्तान पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क की जो जिम्मेदाराना बैटिंग थी उसकी बदौलत कैंगरूज ने 213 रन का हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर 48वें ओवर में ही पूरा कर लिया। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम की बात करें तो उन्होंने अपने व्हाट्सएप मैसेजेस लीक होने के मामले पर कानूनी चाराजोई का ऐलान भी किया है, उसका इरादा भी कर चुके हैं। जबकि बाबर आजम चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मुलाकात के लिए पीसीबी हेडक्वार्टर पहुंचे तो यहां आने से पहले उन्होंने व्हाट्सएप मैसेजेस लीक होने के मामले पर कानूनी मुशावरत भी की थी। शाहीन शाह अफरीदी के कप्तान बनने पर शाहिद आफरीदी ने भी रिस्पॉन्ड किया है। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने इंकशाफ किया है कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने का फैसला शायद चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने मोहम्मद हफीज़ के साथ मिलकर किया है। उधर क़यादत मिलने पर एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए शाहीन शाह अफरीदी ने लिखा है कि पाकिस्तानी T20 टीम की क़यादत उनके लिए बाइस फ़ख्र है और वो इस हवाले से बहुत पुरजोश हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और शायकीन के एतमाद और हिमायत का वो शुक्रिया भी अदा करें। इसी तरह शान मसूद ने भी कप्तानी मिलने पर रद्दअमल देते हुए कहा कि मेरे लिए पाकिस्तान के लिए खेलना ही एक एजाज़ की बात है और रेड बॉल एक मुश्किल फॉर्मेट है और उनके लिए एक चैलेंज भी ज़रूर है। इसी तमाम सिचुएशन पर हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल समी ने हमें ज्वाइन किया है। समी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो कल के मैच पर बात कर लेते हैं। जिस तरह से जनूबी टीम से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जब पहले बैटिंग करते हैं तो एक अच्छा बड़ा टारगेट ज़रूर वो देते हैं, जिस तरह से परफॉर्मेंस उनकी इस वर्ल्ड कप में रही। हालांकि एक बार नीदरलैंड से बड़े बुरे तरीके से वो हारे हैं, तो जो कैचेस उन्होंने छोड़े हैं तो चांसेस तो ये थे कि शायद जनूबी अफ्रीका बहुत ज़्यादा टफ टाइम देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।
जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि शायद ये अंदाजा लगाए बैठे थे, जो कि गलत साबित हुआ कि साउथ अफ्रीका जो है इस दफा अब वो अच्छी चूंकि क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो तमाम टीमों को टफ टाइम देंगे और वर्ल्ड कप तकरीबन लोगों का ख्याल था कि वो जीतने जा रहे हैं। लेकिन कल के मैच में मेरे ख्याल में और उसी प्रेशर की वजह से आप देखें उन्होंने उनकी टॉप ऑर्डर जो बैटिंग लाइनअप थी वो कोलैप्स कर गई। डी कॉक जो पूरे वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे थे तो वो उनकी विकेट गई और उसके बाद लगातार उनकी विकेटें गिरी। तो मेरे ख्याल में फील्डिंग स्टार्ट में ऐसा डिफरेंस था जिसने वो टेम्पो जो है बनाया मैच का और वो ऐसा प्रेशर क्रिएट किया साउथ अफ्रीका के ऊपर कि ना सिर्फ वो बड़ा टोटल करने में नाकाम रहे बल्कि एंड तक अगर आप देखें तो वो प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका को डिस्टर्ब करता रहा। ठीक है, तो अभी समी क्या देख रहे हैं वर्ल्ड कप का फातेह आपको क्या लग रहा है कौन होगा? भारत तो हम देख रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ जो उनकी परफॉर्मेंस है, उनके तमाम प्लेयर्स की वो पूरा यूनिट जिस तरह से काम कर रहा है ग्राउंड पर, और ऑस्ट्रेलिया को भी अगर हम देखते हैं 5 बार वो वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। बिल्कुल जी, दोनों टीम्स जो फाइनल के लिए जिन्होंने क्वालिफाई किया नो डाउट उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है और उन्होंने साबित किया है कि वो बाकी साइड से बेहतर साइड्स हैं, तो इसीलिए उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। यहाँ पे अहमदाबाद में मैच है और मेरे ख्याल में टॉस जो है फिर उसका वाइटल किरदार होगा। टॉस अगर इंडिया जीता है बल्कि दोनों साइड्स तो वो पहले बैटिंग के लिए जाएंगे। ये दोनों टीम्स जो हैं आपस में 150 से ज्यादा मरतबा आपस में एक दूसरे से इनका मुकाबला हुआ है। 50 के लगभग मैचेस जो है वो 57 मैचेस इंडिया ने जीते हैं जबकि 83 टाइम्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया फाते रहा है। लेकिन वर्ल्ड कप है, फाइनल है, प्रेशर गेम होगी, इंडिया के ऊपर निस्बतन ज्यादा प्रेशर होगा कि अपने होम ग्राउंड के में और अपने होम क्राउड के सामने खेल रहे हैं। लेकिन अगर टॉस वो जीतते हैं और बड़ा टारगेट वो सेट कर देते हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए यकीनन मुश्किल होगी क्योंकि इंडियन बॉलिंग लाइनअप जो पहले सिर्फ स्पिन के ऊपर डिपेंड करती थी अब फास्ट बॉलिंग लाइनअप भी उनकी जिस तरह से डिलीवर कर रही है तो वो उन्होंने तमाम साइड्स को वर्ल्ड कप में मुश्किल में डाला है और ऑस्ट्रेलिया को भी ऑलरेडी हरा चुके हुए हैं। तो उनका पलड़ा उस वक्त भारी रहेगा जब वो बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं। लेकिन अगर वो बड़ा टारगेट नहीं सेट कर पाते तो ऑस्ट्रेलिया यकीनन एक बड़ी टीम है और वो उनको इतनी आसानी से नहीं जीतने देगी। ठीक है, अच्छा समी, कुछ कंट्रोवर्सीज हम देख रहे हैं पानी टीम को देखकर। अब हमें वो कंट्रोवर्सीज काफी इस वक्त सामने आ रही हैं। जैसे कि पहले भी हमने देखा कि ये कहा गया कि कुछ डिफरेंट बॉल है जो कि इंडियन बॉलर्स को दिया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि अब जो सेमीफाइनल हुआ है उसमें भी ये कहा गया कि जो पिच आईसीसी की तरफ से कही गई थी उस पर मैच नहीं खेला गया, उस पिच को पिच टेम्परिंग का वर्ड इस्तेमाल किया गया। और अभी एक और कंट्रोवर्सी भी सामने आ रही है जब तमाम टॉसेस हम देखते हैं इस वर्ल्ड कप के जो रोहित शर्मा की जानिब से फेंके जा रहे हैं वो थोड़े दूर फेंके जाते हैं, जो दूसरा कैप्टन है वो जाकर उसको नहीं देखता है। काफी कंट्रोवर्सीज इस वक्त क्रिएट हुई है कि इंडिया कुछ ना कुछ कर जरूर रहा है। देखिए, ये तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इनका ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हमेशा से, वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते रहे हैं। कभी किसी मुल्क से खेलने से इनकार कर देना, कभी किसी मुल्क में किसी को आने ना देना, हमारे सहाफियों को वीजा ना जारी करना। लेकिन जहां तक बॉल की बात है ये मेरा ख्याल थोड़ी सी मज़ाक खेज होगी क्योंकि आप इस लेवल पे आप इस तरह से इतनी बड़ी हरकत नहीं कर सकते। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें इंडियन बॉलर्स को तो उन्होंने उनको अगर फास्ट बॉलर्स को आप बारीक बीनी से देखें तो जिस तरह से वो गेंदें कर रहे हैं वो लाइन लेंथ पे कर रहे हैं, उस बॉल की वजह से तो वो लाइन लेंथ पे नहीं कर पा रहे। ये तो उनकी अपनी एबिलिटी है जिसकी वजह से वो लाइन लेंथ बरकरार है या उनकी रिस्ट की पोजीशन ऐसी है कि जो जगह पे बॉल पड़ती है और फिर जो एंगल बनता है स्विंग होती है। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जो टॉस वाली बात है ये भी 3-4 दिन से मीडिया की और सोशल मीडिया की इनफैक्ट जीनत बनी हुई है, बट मुझे नहीं लगता इसमें भी हकीकत हो कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इंडिया ऐसी हरकत कर सकता है। लेकिन यकीनन अगर इतनी हद तक बातें हो रही हैं तो कुछ चीजें ऐसी हैं, स्पेशली ये जो DRS वाला मामला है इस पे जो है तहकीकात होनी चाहिए और बड़े जो क्रिकेट खेलने वाले मुमालिक हैं उनको ICC के नेक्स्ट इजलास में इसके ऊपर जरूर बात उठानी चाहिए ताकि ये क्लैरिटी हो। अगर बॉल की नहीं तो बाकी चीजों के ऊपर तो एटलीस्ट तहकीक होनी चाहिए।
ठीक है। अच्छा समी, अब आ जाते हैं अपनी पाकिस्तानी क्रिकेट की तरफ, जहां हम देख रहे हैं कि भूचाल सा मचा हुआ है जैसे ही पाकिस्तानी टीम हिंदुस्तान से वापस आई है। लेकिन हमने यही देखा है कि शायद ही हमारा कोई ऐसा कप्तान हो जिसको हमने कोई इज्जत के साथ रुखसत किया हो, और कप्तानों के साथ यही होता आया है। अभी आप क्या देख रहे हैं? नंबर 1 प्लेयर बाबर इतना अरसा रहे पाकिस्तानी टीम में, बड़ा अच्छा परफॉर्म करते रहे, उनकी जो इंडिविजुअल कारकर्दगी है उस पर इफेक्ट हो सकता है ये जो अभी तमाम चीजें हुई हैं? बिल्कुल जी, ये खिलाड़ी भी कोच पोस्ट के बने होते हैं और दिल रखते हैं और तकलीफ होती है इस बात की। और ये एक बात ऑलरेडी चल रही है कि वर्ल्ड कप के दौरान ही उनको किसी तरफ से मैसेज दे दिया गया था कि आपको मैनेजमेंट जो है, क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट, वो आपको कप्तानी पे बरकरार नहीं रखना चाहती। कुछ लोगों का ख्याल था इस वक्त ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आगे ऑस्ट्रेलिया का टूर आ रहा है, मुश्किल क्रिकेट है, शान मसूद को ये जिम्मेदारी दी गई है। खुद उन्होंने कहा ये मुश्किल फॉर्मेट होता है और फिर ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ एक मुश्किल वेन्यू है और आप टीम में ही नहीं है और अचानक से आप टीम में आते हैं और कप्तानी की बागडोर संभालते हैं, तो ये भी एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा उनके लिए। और बाबर को यहाँ पे जो है अब कैरेक्टर शो करना है, उन्हें ये बताना है कि वो दुनिया के बेहतरीन प्लेयर हैं, तो उसके साथ उन्होंने ऐसा करना है उनको कुछ कि उनकी परफॉर्मेंस ना मुतासिर हो, दुनिया को साबित कर सकें। ये बैड पैचेस आते हैं क्रिकेट में, ये इसका हिस्सा है। कभी क्रिकेट जो है एक जैसी नहीं रहती, कभी एक तरह का माहौल होता है, कभी दूसरी तरह का। तो हमें उम्मीद है कि बाबर जरूर प्रेशर में है, लेकिन वो कम बैक करेंगे, उस प्रेशर से निकलेंगे और उनका बल्ला जो है वो जवाब देगा। लेकिन समी, आप क्या समझते हैं कैप्टेंसी देने का क्या एक पैमाना है जो कि अब क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्ट किया है? किस तरह से देख रहे हैं? शान मसूद टीम में नहीं थे, जैसे आप भी कह रहे हैं, कैप्टन बना दिया गया। शाहीन शाह अफरीदी को अगर हम देख लें, उनकी अपनी परफॉर्मेंस को इतनी खास नहीं रही, एशिया कप से लेकर वर्ल्ड कप में भी वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। विकेटें जरूर उन्होंने ली, लेकिन जब पाकिस्तानी टीम को जरूरत थी मैच विनिंग परफॉर्मेंस वो भी नहीं दे सके थे। तो क्या पैमाना क्या था कप्तानी देने का? देखिए, ये तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर कप्तानी शायद नहीं दी जा सकती। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो यकीनन आपका हिस्सा होता है, टीम में रहने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। दो चीजें होती हैं, एक आपकी जो करंट मैनेजमेंट है, या उस वक्त जब भी कोई कप्तानी चेंज होती है तो आपकी जो मैनेजमेंट होती है, उनके जो मुशीर होते हैं, जो उनका लेफ्ट राइट पे लोग होते हैं, जो उनका थिंक टैंक होता है, ये उसके मशवरे से चीजें होती हैं। सेकेंडली, PSL एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें हमारे 6 कप्तान जो है 6 टीमों को की सरबराही करते हैं, जिसमें सरफराज हैं, जिसमें शादाब हैं, जिसमें रिजवान है, जिसमें शाहीन है। मेरा ख्याल है वहां पे शाहीन की जो लाहौर कलंदर्स की वो कप्तानी कई उससे PSL के पिछले कई एडिशन से करते आ रहे हैं, उसकी बुनियाद पे जो है शायद ये फैसला किया गया। और बाबर के ऊपर जो इल्जाम लगता है कि वो निस्बतन कमजोर कप्तान है, बड़े फैसले नहीं कर सकते, उनके शोल्डर्स गिर जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज जो है उनकी वैसी नहीं होती जैसी एग्रेसिव कप्तानों की होनी चाहिए। तो इनका ये ख्याल है कि शायद शाहीन और शान मसूद जो है वो एग्रेसिव कप्तान और बेहतर कप्तान साबित। ठीक है, लेकिन आप अब किस तरह से देख रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है? पाकिस्तान सुपर लीग में जो प्लेयर्स आते हैं, एक आधी परफॉर्मेंस देते हैं, डायरेक्ट नेशनल टीम में आ जाते हैं। ये मैकेनिज्म क्या आपको क्या लग रहा है फिर ये फेल हो गया? आकिब जावेद ने भी कहा मैंने शाहीन को, हारिस को T20 के लिए तैयार किया था, ODI के लिए तैयार नहीं किया था। आकिब जावेद का मैं क्या कहूं, जिस वक्त खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो ये क्रेडिट ले लेते हैं, और जब ऐसी कोई बात आती है तो बड़ी अजीब सी वो है। आपने आज तक तो ये बात नहीं किया कि मैंने शाहीन को 4 ओवर्स के लिए तैयार किया है या हारिस को 4 ओवर्स के लिए तैयार किया है जी। यहाँ पे तो देखें वो लाइन लेंथ नहीं बरकरार रख सके, पेस नहीं बरकरार रख सके, अपनी और वेरिएशन नहीं दे सके, और शाहीन जिस स्विंग के लिए मशहूर है वो नहीं कर सके, उनकी रिस्क पोजीशन ठीक नहीं थी। तो उस वक्त ये कह देना कि 4 ओवर्स के लिए या 10 ओवर्स के लिए, अभी तो आपको पता है मॉडर्न क्रिकेट है, आपको उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ढालना होता है। कभी आप टेस्ट खेल रहे होते हैं, एकदम से आप T20 फॉर्मेट पे आते हैं। अगर पाकिस्तान टीम ने अब T20 टेस्ट और वनडे के लिए एक ही फास्ट बॉलिंग अटैक रखा हुआ है, वही बॉलर्स हैं, तो फिर उनको उस तरह से तैयार करना चाहिए, तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। लेकिन जो बात आपने दूसरी की, बिल्कुल यहाँ पे ये मसाइल हैं। हारिस रऊफ के ऊपर पहले बात होती रही है, अभी भी हो रही है। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट कम खेली है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट वो
फॉर्मेट होता है वो एक सीढ़ी होती है ऊपर आने के लिए, जहां आप नशेब व फराज देखते हैं, जहां आपको सिचुएशंस ऐसी मिलती हैं, आपको विकेट्स ऐसी मिलती हैं, आपको टीम्स ऐसी मिलती हैं, उसमें से जब आप निकल के आते हैं तो आप बहुत कुछ सीख के आते हैं। और जब आप डायरेक्ट आते हैं तो एक दो जगह पे तो आप चल जाते हैं, लेकिन जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस भी एक्सपोज हो जाती है। और फिर यही बात होती है कि यार आप T20 के लिए अपने आप को कहते हैं कि जी हम 4 ओवर्स के बॉलर हैं और 10 ओवर के बॉलर नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल समी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन आगे बढ़ते को बताएं कि ट्रैफिक पुलिस अफसरान के लिए डिजिटल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर एक ट्रेनिंग सेशन का उनके लिए इनेकाद किया गया, जहां पर जो ट्रैफिक पुलिस है उसको पंजाब में जदीद टेक्नोलॉजी पर उस्तवार करने के लिए PITB के ज़ेर तमाम ट्रैफिक पुलिस अफसरान के लिए डिजिटल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से तरबियती सेशन का इनेकाद किया। अफसरान को डिजिटल मीडिया की अहमियत और फादियत और जो डिजिटल मीडिया हम देख रहे हैं जिस तरह से इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, जो मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं उसके बारे में उन्हें आगाही फराहम की गई। PITB अफसरान में मियाँ साद कलीम, ताबिंदा खुर्शीद और फायजा अनम ने डिजिटल मीडिया स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन पर ट्रेनिंग दी है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर उस्मान कुरैशी समेत सोशल मीडिया टीम के जो मेंबरान हैं उन्होंने भी शिरकत की है और डिजिटल मीडिया के इस्तेमाल से कैसे वो दौर जदीद में फ़वाइद हासिल कर सकते हैं और कैसे हम अपने ट्रैफिक के बारे में लोगों को मज़ीद आगाही फराहम कर सकते हैं, उस पर भी सैर हासिल गुफ्तगू की गई है। हुकूमती सतह पर जो इस तरह के इकदाम हैं उससे ना सिर्फ पुलिस बल्कि आवाम को भी इसी तर्ज पर मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशंस के जो इनेकाद हैं उसका हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि पुलिस के साथ साथ आवाम में भी आगाही इस हवाले से ज़रूर होनी चाहिए। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वर्ल्ड कप का ताज कौन उठाएगा, अब इसका फैसला होने में ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। भारत हम देख रहे हैं कि मुसलसल 10 मैच जीतकर अब फाइनल में मौजूद है और जनूबी अफ्रीका ने भी हस्बे मामूल अपनी जो साबिक़ा आदत है उसको बरकरार रखा है और बड़े मुकाबले में जो चोकर्स का लकब पाने वाले जनूबी अफ्रीकन टीम ने ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के आगे बेबस दिखाई दी। ऑस्ट्रेलिया ने साबित किया कि वो हमेशा से ही अच्छे थे। बड़ा ही जबरदस्त कमबैक ऑस्ट्रेलिया ने किया और अब वो फाइनल में मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम वनडे फॉर्मेट के सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप उठाने का एजाज भी रखते हैं, इसलिए अब देखना यह है कि अब फाइनल में क्या होता है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजर आसिफ महमूद साहब ने मैं ज्वाइन किया। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। भारत हम देख रहे हैं मुसलसल मैचेस जीत रहा है, हर चीज भारत को सपोर्ट करती नजर आ रही है, होम ग्राउंड का सपोर्ट भी उन्हें है, तो आपको लग रहा है कि भारत ही फाइनल जीतेगा या जीत सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन को, और आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे दूसरी मरतबा अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। तो मैंने आपके चंद दिन पहले प्रोग्राम में भी ये जायचा बना के अर्ज की थी कि इंडिया के चांसेस अच्छे हैं, फाइनल में आ सकता है, और वही बात हुई, फाइनल में आ गया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन अब आपको क्या नजर आ रहा है, हिंदुस्तान जीत सकेगा? एक इंडिया है और दूसरा ऑस्ट्रेलिया है, तो उसमें ये है कि ऑस्ट्रेलिया के अगर देखा जाए, हमने इनके खेल से ज्यादा हमने तो अपने इल्म के मुताबिक आपको बताना होता है और जायचा बना के अर्ज करना होता है। तो जो पोजीशन है ऑस्ट्रेलिया की इंडिया से एस्ट्रोलॉजी की रूह से बहुत बेहतर नजर आ रही है, लेकिन जो इंडिया है उसका भी अगर देखा जाए तो कमांडिंग स्टार जो इस वक्त बन रहा है वो जुपिटर और मार्स बन रहा है, जो कि बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। तो ये आप किसी एक की फेवर में नहीं जा सकते। ठीक है, उनका ऑस्ट्रेलिया का जो है वो सन है, वो बादशाह सितारा है, तो उसकी भी बहुत ज्यादा अहमियत नजर आ रही है, और इंडिया का भी। तो चांसेस ज्यादा जो ऑस्ट्रेलिया के बन रहे हैं, लेकिन ये अपसेट किसी वक्त भी हो सकता है। ठीक है, इंडिया आप ये ना समझे कि बिल्कुल ही पीछे रह जाएगा, ये अपसेट, ये बड़ा अपसेट वाला मैच। तो अगर हम परसेंटेज में चले जाएं तो कितने परसेंट आपको नजर आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के चांसेस हैं, कितने परसेंट इंडिया के चांसेस हैं? भारत के सितारे तो हम देख ही रहे हैं कि इस वर्ल्ड कप में तो वो जरा भी गर्दिश में नजर नहीं आए। जी, मैं ये भी आपको अर्ज कर देता हूँ कि तकरीबन 57% चांसेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हैं, और बाकी जो है आप उसमें से माइनस कर लें या प्लस कर लें,
इंडिया के बंदे 57% बन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, और 43, इसका मतलब कि 43% चांसेस जो हैं वो हिंदुस्तान के हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो टॉस जीतने का भी मामला है वो भी काफी अहमियत इख्तियार कर चुका है कि जो पहले बैटिंग करेगा, बड़ा टोटल सेट करेगा, वही जीत जाएगा। टॉस आप देख रहे हैं कि भारत फाइनल में भी टॉस जीत जाएगा। टॉस में इसमें टाइमिंग का बड़ा अहमियत होती है, एक एक सेकंड का और एक एक मिनट का भी बड़ा अहमियत होती है। इसमें अगर टॉस का डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, तो ज्यादा जो चांसेस हमने देखा है वो ऑस्ट्रेलिया के टॉस विन करने के बनते। ठीक है। अच्छा आसिफ साहब, हमारे प्रोग्राम में आपने बाबर आजम के हवाले से भी प्रेडिक्शन की थी कि कप्तानी उनसे ले ली जाएगी, कप्तान वो नहीं रहेंगे आने वाले दिनों में। अब आप किस तरह से देख रहे हैं? जैसे कि बहुत से प्लेयर्स ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि बाबर अब T20 और वनडे में भी उन्हें नहीं खेलना चाहिए, तो बीइंग अ प्लेयर उनकी परफॉर्मेंस अब बेहतरी हमें नजर आएगी उसमें? शायद आपको याद हो, आपने, मुझे तो अब ये भी याद नहीं था कि मैंने आप पिछले प्रोग्राम में ये कहा था, लेकिन अब मुझे बिल्कुल याद आ गया। मैंने आज की थी बाबर आजम की कप्तानी मुझे आगे कंटिन्यू होती नजर नहीं आ रही, लेकिन मैंने ये भी आज की थी कि उनकी एज अ प्लेयर परफॉर्मेंस रहेगी, और जो उनका मैंने जायचा फिर कल दोबारा मैंने बनाया बाबर आजम का, उसमें मुझे उनकी बैटिंग लाइन और बाकी उनकी फील्ड हो गई, परफॉर्मेंस एज अ प्लेयर बहुत अच्छी नजर आ रही है, और उनकी इंटरनेशनल ICC में रैंकिंग भी अभी की निस्बत इंशाल्लाह बेहतर होगी। लेकिन आने का चांस जो आपको मैंने पहले आज किया था कि मुझे कंटिन्यू होती नजर नहीं आ रही, वही हुआ। ये तो अल्लाह ताला के काम होते हैं, हमारा कोई ऑथेंटिक नहीं। यानी बाबर आजम आपको दोबारा नंबर 1 बैट्समैन की पोजीशन पर वापस आते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, शाहीन शाह की कैप्टनसी के मुतालिक भी हमें बता दें, T20 का कप्तान उन्हें बना दिया गया है, शान मसूद को टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बना दिया गया है। ये दोनों कैप्टन पाकिस्तानी टीम के लिए कितने बेहतर साबित हो सकते हैं? आसिफ, हमें सुन पा रहे हैं आप? जी मैं सुन पा रहा हूं। ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी के मुतालिक स्पेसिफिकली बताइएगा। T20 का कैप्टन उन्हें बनाया गया है, आप किस तरह से देख रहे हैं उन्हें बीइंग अ कैप्टन? बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी, और उनको जो मैं देख रहा हूँ उनको बैकअप बहुत अच्छा मिलेगा। उनको जिसको कहते हैं कंसल्टेंसी कह लें या पीछे से एक कोचिंग है, उनको बहुत अच्छी सपोर्ट होगी। स्पेशली उनको शायद अफरीदी साहब की तरफ से भी काफी ज्यादा मुझे सपोर्ट होती नजर आ रही है, लेकिन एज अ कैप्टन वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, और साथ ही अपना एज अ प्लेयर स्पेशली का जो बॉलिंग का है उसको भी इंप्रूव करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, हमने देखा पाकिस्तान सुपर लीग में उन्होंने करके दिखाया है। अगले साल अब T20 का वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो आपको लगता है कि शाहीन वो अहलियत रखते हैं कि T20 का वर्ल्ड कप वो पाकिस्तान को जितवा सकते हैं? ये देखें, अभी ये तो बड़ा लंबा पीरियड है, उससे पहले ही अभी जो इनका मैच आ रहे हैं उसमें जी सुन पा रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिएगा। जी जी। शान मसूद के हवाले से चलिए हमें बताइएगा, टेस्ट टीम का कप्तान उन्हें बनाया गया, और जो अगला मार्का है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया से ही, तो बड़ा मुश्किल एक वेन्यू भी है पाकिस्तानी टीम के लिए। देखें, ऑस्ट्रेलिया को आप अगर देखा जाए, हमने तो देखना होता है अपना परफॉर्मेंस देखते हैं टीम की, ना इंडिविजुअल खिलाड़ी की। हमने तो देखना होता है कि उसका जायचा क्या कह रहा है, उसके सितारे क्या कह रहे हैं। उसके मुताबिक मुझे थोड़ी उनकी शान मसूद की परफॉर्मेंस स्लो नजर आ रही है। अल्लाह करे बेहतर हो, हमारे टेस्ट टीम के कैप्टन है, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है मुझे थोड़ी स्लो नजर आती है, और ये उनके लिए अगली सीरीज काफी सारे इम्तिहान का बायस भी होगी। ठीक है, जो पहला उनका इम्तिहान है ऑस्ट्रेलिया में जो होने जा रहा है, फिर आपको उसमें कामयाबी नजर आ रही है या नाकामी नजर आ रही है? ये आप कामयाबी तो कह सकते हैं अच्छी, लेकिन मेहनत से कामयाबी होगी। एकदम आप नहीं कह सकते जाएंगे और कामयाबी समेट के वापस आ जाएंगे। असल में उनके जो सितारे हैं, उनकी शान मसूद साहब के भी थोड़े स्लो पोजीशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया एस्ट्रोलॉजर आसिफ महमूद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, आज के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। और अब बात करेंगे गजा के हवाले से, जहां इस्राइल फौज ने गजा पर मजालिम का सिलसिला जारी रखा हुआ है और अब देख रहे हैं कि सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। इस्राइल की जानिब से अल-शिफा अस्पताल की मुकम्मल बिल्डिंग समेत स्पेशल सर्जरीज बिल्डिंग को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है, जबकि अद्वियात और तिबी आलात के जो वहां पर गोदाम भी मौजूद हैं उनको भी उड़ा दिया गया है। इसराइली हमलों के 40 रोज बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने गजा में इंसानी बुनियाद पर जंग में वक्फे का मुतालबा भी किया, लेकिन जो इसराइल ने सलामती काउंसिल का ये मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया है। दूसरी तरफ अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा है कि गजा पर कब्जा एक बड़ी गलती हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी सरबराह ने भी इसराइल पर गजा में करीम शालम क्रॉसिंग खोलने पर जोर दिया है। इसराइली फोर्सेस की जानिब से गजा में एक मस्जिद को भी निशाना बनाया गया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, जिससे उस मस्जिद में मौजूद 50 नमाजी शहीद हो गए हैं। इसराइली फौज ने जनूबी गजा पहुंचने वाले फलस्तीनियों को भी कहा है कि वो वहां से भी इनखला कर जाएं। जमीन तंग की जा रही है इस वक्त गजा के लोगों पर। इसराइली फौज की जानिब से पंफलेट गिराए जा रहे हैं और फलस्तीनियों को यह इंतबाह किया गया है और मैसेज ये कन्वे किया जा रहा है कि जमीनी कार्रवाई का जो दायरा है वो वहां तक भी फैलाया जाएगा। 7 अक्टूबर से लेकर हम देख रहे हैं कि अब तक शोहदा की जो तादाद है वो 12,000 से भी ज्यादा हो चुकी है और बहुत से लोग अभी ऐसे हैं जो कि उन तमाम इमारतों के मलबों तले मौजूद हैं जिनको राख का ढेर इस वक्त इसराइली फोर्सेस की तरफ से बनाया गया है। इस मसले के बारे में बात करते हुए रूसी वज़ारत ख़ारजा ने भी कहा है कि अमरीकी मौक़िफ़ ने सलामती काउंसिल को भी मफलूज कर रखा है। और इस सिलसिले में हम देखते हैं कि जो सबसे अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत किरदार है वो मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों का हम देख रहे हैं, जिनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो गासिब से होनी रियासत और उसको असला और गोला बारूद फराहम करने वालों पर खुलकर तनकीद ही कर सकें। अमरीका ने हम देख रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता में अपने पंजे इस तरह से गाड़ रखे हैं कि वहाँ कई अहम ममालिक हैं जो कि मजलूम फ़लस्तीनियों की हिमायत करने के बजाय गासिब रियासत इसराइल के दिफा को मजबूत बना रहे हैं। और इस सूरत हाल में मुस्लिम ममालिक से तो हरगिज़ ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो गजा के निहत्ते और मजलूम बासियों पर होने वाला जो जुल्म और सितम है उसको रुकवाने के लिए कोई किरदार अदा कर सकें। हाँ, हम जिस तरह से मगरबी ममालिक के अवाम को हम देख रहे हैं इस मामले में, जिस तरह से वो अपनी हुकूमतों पर शदीद तनकीद कर रहे हैं, जितने बड़े एहतजाजी मुजाहिरे वहाँ हो रहे हैं, उससे ये उम्मीद ज़रूर पैदा हुई है कि जल्द या देर जो मगरबी ममालिक के हुक्मरान हैं उनको अपने अवाम के सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे और गासिब से होनी फौज से जंग बंदी का मुतालबा करना ही पड़ेगा। और तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको भी चाहिए कि अब किसी ना किसी तरीके से जो जंग बंदी है उस पर जल्द से जल्द अमल दरामद किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी एक तादाद है बच्चों की जिन्हें शहीद किया गया है और मजीद भी इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। वहाँ पर जो अस्पताल मौजूद हैं उन पर अटैक किया जा रहा है। अल-शिफा अस्पताल की जहाँ हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसको मुकम्मल तौर पर अब नाकारा कर दिया गया ताकि वहाँ पर किसी भी इंसान का इलाज ना हो सके। आगे बढ़ते हैं नाजरीन और एक अच्छी खबर शेयर करते हैं, जहाँ पाकिस्तानी खातून टीचर हैं जिन्होंने मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन किया है और ऐसी कामयाबी उन्होंने हासिल की है जिस पर हर पाकिस्तानी को ही फख्र है। गुजरांवाला से इनका ताल्लुक है। खातून टीचर रिफ़त आरिफ, जिन्होंने यूनेस्को का सालाना आलमी टीचर अवार्ड जीता है। रिफ़त आरिफ को पाकिस्तान में तालीम के फ़रोग के लिए उनकी खिदमात पर आलमी अवार्ड से भी नवाजा गया। पेरिस में मुनक्किदा तकरीब में रिफ़त आरिफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी और सकाफती तंजीम यूनेस्को का सालाना आलमी टीचर अवार्ड उन्हें दिया गया। तलबा में सिस्टर ज़ेफ़ के नाम से मशहूर रिफ़त आरिफ ने पाकिस्तान में गरीब बच्चों को तालीम फराहम करने के लिए एक फाउंडेशन भी कायम की है। सिस्टर ज़ेफ़ ने पाकिस्तान में बच्चियों और ख़वातीन के ख़िलाफ़ होने वाले जराइम और मज़ालिम से मुतल्लिक़ आगाही मुहिम भी चलाई है, जबकि तालीम के शोबे में उनकी खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान भी उन्हें मुतअद्दिद अवार्ड से नवाज चुकी है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया आलमी टीचर अवार्ड याफ्ता रिफ़त आरिफ साहिबा ने। रिफ़त साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी कामयाबी है। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो। आपके सफ़र से मुतल्लिक जानना चाहेंगे, आपकी जो इस वक्त इमोशंस हैं उससे मुतल्लिक जानना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये कि मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए ताकि मैं अपनी कौम से मुखातिब हो सकूं, एंड सेकंड मुझे सिस्टर ज़ेफ़ बोले, क्योंकि मैंने जब अपनी लाइफ को डेडिकेट किया था बहुत साल पहले, 13 साल की उम्र में, तो मैंने अपने आप को नाम दिया था सिस्टर ज़ेफ़ और दुनिया में कोई और सिस्टर ज़ेफ़ नहीं है, मैं ही हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है जब मुझे सिस्टर ज़ेफ़ कहा जाता है। तो ठीक है, चलें हम आपको इसी नाम से बुलाएंगे। का ताल्लुक है तो मैंने
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 13 साल की उम्र में मैंने स्कूल छोड़ा था 1997 में, क्योंकि मेरी टीचर ने मुझे बहुत जलील किया हुआ था, मारती थी, डिसरिस्पेक्ट करती थी। और मैंने बहुत सारे स्कूल्स इधर उधर देखे, बट मुझे कोई ऐसा स्कूल नहीं नजर आया जहाँ पे बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए, उनको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, उनको रिस्पेक्ट दी जाए, उनकी राय को वैल्यू किया जाए। तो मैंने सोचा कि मैं अपना स्कूल बना लेती हूँ। मैं गांव से ताल्लुक रखती हूँ, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी नहीं थे, वर्किंग क्लास से बिलोंग करती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं अपने घर के सेहत में बच्चों को पढ़ाना शुरू करूंगी, और मैंने खुद भी किसी इंस्टीट्यूशन में अब नहीं जाना। तो 2-4 स्टूडेंट्स को लेके, अपने फ्रेंड्स को लेके मैंने पढ़ाना शुरू किया। फिर लोगों के घरों में जा के लोगों को कन्विंस करना शुरू किया। पैसे चूंकि नहीं थे, इसलिए मैंने 13 साल की उम्र में शर्ट्स के ऊपर कढ़ाई करना शुरू की। 10 रुपए एक शर्ट के मिलते थे, वो मेरी पहली फंडिंग थी। जब 2000 में मैंने मैट्रिक कंप्लीट किया एज ए प्राइवेट स्टूडेंट, तो फिर मुझे एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल गई, और 17 साल तक मैं जॉब करती रही हूँ, और जो मेरी सैलरी होती थी वो फिर मैं अपने स्कूल को डोनेट करती थी। 2014 में मुझे लिन सिम्स ग्लोबल प्राइज मिला था, जिसके मुझे $20,000 मिले थे। वहां से फिर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो उसका आगाज हुआ। ठीक है, एक लंबा सफर है और यकीनी तौर पर मुश्किल सफर रहा होगा। इससे पहले भी हमने देखा कि हुकूमत पाकिस्तान से भी मुतअद्दिद अवार्ड्स आप अपने नाम कर चुकी हैं, उस हवाले से भी हमें बताइएगा। जी, आप हमें सुन पा रही हैं? जी, आप हमें सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल, आप मुझे। अच्छा, इससे पहले भी हमने देखा कि हुकूमत पाकिस्तान से भी मुतअद्दिद अवार्ड्स आपको मिले हैं, अपने नाम कर चुकी हैं, उस बारे में भी हमें बताइएगा। जी, मुझे गवर्नर पंजाब हिज एक्सीलेंसी जनाब बलीगुर रहमान साहब ने मार्च में माइनॉरिटी वुमेन्स लीडरशिप अवार्ड दिया था। पाकिस्तान से मुझे कार खैर की तरफ से गोल्ड मेडल मिल चुका है, और इंटरनेशनल अवार्ड्स मुझे काफ़ी ज़्यादा मिल चुके हैं। सिंगापुर के एक टीवी चैनल ने मेरी लाइफ पे एक फिल्म बनाई थी, फ्लाइट ऑफ द फैल्कन्स, 2015 में। 2016 में उसे गोल्ड मेडल मिला था न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल से। तो अवार्ड्स काफी ज्यादा मुझे मिल चुके हैं, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि इतना बड़ा अवार्ड भी पाकिस्तान के लिए मैं ही लेके आऊंगी। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आप अब एक वोकेशनल स्कूल पर भी काम कर रही हैं, इस प्रोजेक्ट के बारे में भी जरा हम बताएं कि इस इदारे के जरिए किस तरह से मुआशरे की खिदमत कर रही हैं। आपने अपने घर के सहन में से अपने स्कूल की बुनियाद रखी थी। जी, एक्चुअली मेरे जो के स्टूडेंट्स हैं वो सारे अंडर प्रिविलेज्ड हैं, तो मुझे ये ख्याल आया कि ख़वातीन अगर एम्पावर्ड होंगी फाइनेंशियली, ख़ास तौर से वो वाली लड़कियां जिनको एजुकेशन का मौका नहीं मिला, तो बेहतर है कि मैं उनको ये मौका दूं, और उनके साथ एजुकेशन पे भी बात की जाए, उनको स्किल्स भी सिखाए जाए। तो फिर मैंने एक वोकेशनल सेंटर बनाया हुआ है, यहाँ पे हम काफ़ी सारे स्किल्स उनको सिखाते हैं, IT एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, हेयर ड्रेसिंग, मेकअप और स्टिचिंग वगैरह। और यहाँ पे सालाना 200 खवातीन फ्री स्किल्स ट्रेनिंग लेके जा रही हैं। साथ में हमने क्लोथिंग लाइन का भी आगाज किया है, इवाज एथिकल क्लोथिंग के नाम से, जिसका मकसद ये है कि ना सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग जनरेट की जाए, बल्कि खवातीन के लिए जॉब्स भी पैदा की जाए। ठीक है, तो अब आगे आपके क्या प्लान्स हैं तालीम के लिए? मजीद आप क्या करना चाहती हैं? मेरा एक ड्रीम स्कूल है, वो स्कूल मैं बनाना चाहती हूँ 2000 बच्चों के लिए, जहाँ पे मैं इंतहाई गरीब बच्चों को लेके आना चाहती हूँ, उनको बेहतरीन खुराक और बेहतरीन तालीम देना चाहती हूँ मैं। मुझे ये जो मिला है जो प्राइज मनी है, ये मुझे मिलने हैं 10 से 15 सालों में, तो इसलिए मैं गवर्नमेंट से दरखास्त करना चाहती हूँ कि वो मुझे जगह दे, ताकि मैं अपने स्कूल की बुनियाद रख सकूं, और जैसे ही मेरे पास ये पैसे आते रहे हर साल इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में, उनको मैं इन्वेस्ट करती रहूं बिल्डिंग पे। ठीक है, तो आपके लगाए हुए जो पौधे हैं इस वक्त वो कहाँ तक पहुंचे हैं? उनकी तालीमी कामयाबियां भी हमसे डिस्कस कीजिए। मेरी जो स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली जो मेरी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हायर एजुकेशन में वो गई हैं। उसकी वजह है कि मैंने हमेशा उनको इस चीज का एहसास दिलाया है, और मैंने उनको वो तरीके बताए हैं जिससे वो अपनी फैमिली पे बोझ बने बगैर हायर एजुकेशन में जा सकती हैं। मेरी जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास मास्टर्स, एमफिल की डिग्रीज हैं। मेरी जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल प्रिंसिपल्स हैं, उनके छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, किसी ने पॉलर बनाया हुआ है, कोई एज ए टेलर काम कर रही है, कोई पुलिस में चली गई है, कोई नर्स बन गई है, वो एजुकेटेड और हेल्दी मदर्स हैं। सो मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा सा एक रोल प्ले किया है एक हेल्दी सोसाइटी क्रिएट करने में। बिल्कुल, जिस तरह से आप ये बता रही हैं, एंटरप्रेन्योर्स आप बना रही हैं, और वो जॉब क्रिएटर्स हैं, वो जॉब सीकर्स नहीं हैं, वो मजीद लोगों को भी आगे काम दे रहे हैं, जिससे हमारा माशरा यकीनी तौर पर आगे बढ़ेगा। हम देखते आए हैं एक रुझान के जो अक़लियती बरादरी यहाँ पर मौजूद है, तालीम हासिल करने का रुझान कहीं ना कहीं कम रहा है। आपको लग रहा है कि अब ये पैटर्न, ये तरीकाकार तब्दील हो रहा है?
मैं ये समझती हूँ कि एजुकेशन एक तो अवेयरनेस की कमी है अक़लियती लोगों में, बिकॉज ज़्यादा जो है वो देहाती लोग हैं, ज़्यादा पसमानदगी में हैं, उनको अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। और मैं जस्ट अक़लियतों पे मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं कि हम ओवरऑल पाकिस्तान को अपलिफ्ट करें, ये सोचे बगैर कि किसी का क्या मजहब है, क्या उसका बैकग्राउंड है, उसे सोचना है। और पाकिस्तानी बनके हमें सब बच्चों को, हाँ, जिसके लिए भी जितना भी मुमकिन है उसको अपना किरदार अदा करने की जरूरत है कि एजुकेशन दी जाए। ठीक है, तो आप क्या समझती हैं जो एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान में मौजूद है, आप उससे सेटिस्फाई हैं? उसमें मजीद क्या तब्दीलियां आप चाहती हैं? मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बिकॉज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बच्चों को सिर्फ किताबें पढ़ाई जाती हैं कि हमने बच्चों को किताबें नहीं पढ़ानी, हमने उनकी शख्सियत को फ्लरिश करने का मौका देना है। हमें उनको ये एहसास दिलाना है कि वो हमारे फूल हैं और हम उनको फूलों की तरह ट्रीट करते हैं, और हमें उनको उनका बचपन जीने का मौका भी देना है, और हमने उनको दुनिया से कम्पीट करने के लिए तैयार भी करना है। ठीक है, तो डिसीजन जो है हम देख रहे हैं तमाम बोर्ड्स की जानिब से लिया गया है। जो वो मार्क्स सिस्टम था उसको ख़त्म किया जा रहा है, ग्रेड सिस्टम लाया जा रहा है, कैम्ब्रिज सिस्टम की बेस पर जिस तरह से हम देखते आए हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये एक अच्छी तब्दीली है? जी बिल्कुल, ये एक अच्छी तब्दीली है। हमें दुनिया के साथ चलने की ज़रूरत है। हमें अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो दुनिया की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक उनको प्रिपेयर करने की जरूरत है, ताकि जब वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं तो उनमें किसी किस्म का एहसास कमतरी ना हो, और वो बिल्कुल वो नॉलेज के साथ वो पूरी तरह से इक्विप्ड हों। ठीक है, तो जो निसाब यहाँ पर पढ़ाया जाता है उसमें आप क्या समझती हैं, क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए? डिफरेंट स्कूल्स मौजूद हैं, गवर्नमेंट स्कूल में डिफरेंट किस्म की पढ़ाई हो रही है, प्राइवेट स्कूल्स में हम देख रहे हैं तो डिफरेंट किस्म की पढ़ाई हो रही है। तो ये वो जो फिर एक मुआशरा जब बनता है तो फिर हम देखते हैं कि जो तमाम बच्चे हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार ही रहते हैं। हाँ जी, ये तो है। लेकिन मुझे मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि हम बुक्स में हम जो भी पढ़ते हैं दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अभी कल ही मैं किसी के साथ बात करी थी, जब हम जापान के एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो वो तो 5th स्टैंडर्ड तक बच्चों को किताबें वगैरह नहीं पढ़ाते हैं, वो इम्तिहान का सिस्टम भी नहीं होता। असल चीज़ है बच्चों की करैक्टर बिल्डिंग, और उसके लिए हमें जो टीचर्स हैं हमें वो वाले टीचर्स हायर करने की जरूरत है जो इसको जॉब ना समझें। वो ये ना समझे कि बस मैंने अपनी जॉब खत्म की और मैं चला गया, बल्कि वो ये समझे कि वो हर वक्त अपने आप को नए जो रिक्वायरमेंट्स है दुनिया की, ऐसे नया जो नॉलेज है उससे इक्विप करते रहे, और वो ये समझे कि वो मुल्क को और कौम को बनाने में सबसे अहम किरदार अदा कर रहे हैं, और वो जो टीचिंग है वो उनके लिए एक पैशन हो, और वो ये समझे कि वो फ्यूचर बिल्डर्स हैं। ठीक है, जब टीचर का और स्टूडेंट का एक खास कनेक्शन होगा आपस में, तभी सही तब्दीली आएगी। ठीक है, कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगी आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सब जानते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है अब वो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान में 23 मिलियन चिल्ड्रन अभी तक आउट ऑफ स्कूल है। हमें सिर्फ गवर्नमेंट पे रिलाई नहीं करना, ये हर पाकिस्तानी का फर्ज है कि हम जहाँ पे भी मुमकिन हो अपना जितना भी हो सके किरदार अदा करें ताकि हर बच्चा स्कूल में एनरोल हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिस्टर ज़ैफ, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, पाकिस्तान की आज़ादी के साथ बरतानिया और पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात का आगाज़ होता है। बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान शुरू दिन से ही जो खुशगवार सिफारती और समाजी ताल्लुकात भी कायम है, और पाकिस्तान की बड़ी तादाद बरतानिया में ही आबाद है। नवंबर के महीने में बरतानवी बादशाह शाह चार्ल्स की सालगिरह का दिन बरतानिया का कौमी दिन समझा जाता है। किंग चार्ल्स की सालगिरह की तकरीबात का आगाज़ 14 नवंबर को 75 साल होने पर किया गया, और इस साल किंग चार्ल्स की सालगिरह की तकरीबात माहौलियात और आबो हवा के मौजू के तहत मनाई जा रही हैं। किंग चार्ल्स ने प्रिंस ऑफ वेल्स की हैसियत से 2006 में पाकिस्तान का दौरा भी किया था। पाकिस्तान चूंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त बदतरीन मौसमियाती तब्दीलियों का सामना भी कर रहा है, इसी वजह से माहौलियाती तब्दीलियों की अहमियत को उजागर करने के लिए किंग चार्ल्स की सालगिरह की तकरीबात को मौसम से मुंसलिक किया गया है। पाकिस्तान के लिए बरतानवी हाई कमिश्नर जिन मैरेट CMGOB ने भी डिप्लोमेटिक इनक्लेव में अपनी रिहाइश गाह पर शाह चार्ल्स सोम की सालगिरह की पुरवकार तकरीब वहां पर मुनक्किद की गई, और इस मौके पर उन्होंने
ने ऐलान किया कि बरतानिया मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने और पाकिस्तान में मौसमियाती लचक और मुवाफ़क़त को बेहतर बनाने के लिए अपनी सरमायाकारी को भी दुगना कर रहा है। और आज हमारे लिए एजाज़ की बात है, हमारे साथ ब्रिटिश हाई कमीशन लाहौर ऑफिस की हेड मोहतरमा क्लारा एस्ट्रड मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। क्लारा, वी हैव यू हियर, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी वांट टू नो UK celebrates King Charles' birthday with climate event, so we want to know about that. That's right. Thank you so much for having me. You're welcome. This week has been a really big week for the UK and Pakistan. We've been marking His Majesty the King's 75th birthday. So we've been having events in Islamabad on Tuesday, which was his official birthday. We had our event in Lahore last night and in Karachi this evening. And the King's birthday effectively doubles as our national day. And as you're saying, climate and the environment is absolutely at the heart of those events, because that's something that is really important to the King, but also really important to the UK's work here in Pakistan. And it affects badly Pakistan. Absolutely. Pakistan is the world's 8th most climate vulnerable country. It's absolutely critical that we take climate action now, and it's very much at the top of our priority list here as the UK. I also want to note that, of course, we're holding these events against the backdrop of the tragic loss of life that's happening in the Middle East and in Ukraine and elsewhere. And our events were toned down as a result, but the fundamental factor is climate change is urgent. We can't really wait to tackle it. So the centrality of the environment and climate to these events meant we needed to push on. You're right that it's very urgent, and we really want to know that the King takes a personal interest in climate change as well. That's right. I mean, His Majesty was talking about climate change before it was cool, really. He made his first remarks on the environment in 1968, which was 7 years before the words global warming was even coined, and before our time, certainly, before most people have been talking about that. So he's been talking the talk, and he also walks the walk. He has installed solar panels in his estates. He practices organic farming. He carbon offsets his flights. But he's also passed his love of the issues and his passion for the issues to his family. So the Prince of Wales, Prince William, he has founded the Earthshot Prize, which is a global initiative to identify, promote and support innovative solutions to climate change problems. The most recent one was held last week in Singapore, and you know, entries from around the world are welcome, and we'd love to see some more Pakistan bids for next year. So yes, it's right at the center of his priority list. You're right that we all have to take part in that individually as well. So Britain announced to increase its investment in Pakistan to deal with the environmental crisis. Tell us the roadmap. How would they do that? That's right. So as of next year, we are doubling our overall development portfolio in Pakistan as compared to this year, and that includes a doubling of climate investment. So that's across projects that help with adaptation. So that's about dealing with the impacts of climate change that are already here. Obviously, we had the horrific floods last year. Yes. Pakistan is already aware that climate change is real, it is happening, it is urgent. But it's also looking at climate finance. That's a really important part of this, because if Pakistan can't access the resources to help tackle climate change, that's a problem. So as part of our priorities as the UK, we're working to support climate investment and trying to help Pakistan attract that investment and bring in the private sector, crucially, to help tackle climate change. And in September, we have seen the UK pledged $2 billion to Green Climate Fund, and Pakistan is also a beneficiary of that. That's right, absolutely. Pakistan is a beneficiary of that. So we're supporting both at the global level and directly here in Pakistan. We also have our Climate Finance Accelerator program here, and that's again about identifying Pakistan-based organizations that are looking at those innovative, creative solutions to climate change problems. We're going to help give them technical support so that they can draw in investment and really realize those projects. Okay, so whatever help will be given in this regard will be in the form of various programs, or how they will do that? That's right. So it's programs. It's working with the private sector. It's working with the government. We're in very close touch with
with the government on these issues, and it's really about also building awareness. I mean, here in Lahore, obviously everyone is talking about the smog. That's a big environmental challenge that we're looking at maybe exploring how we can address as well. But at the fundamental level, it's about taking these issues very seriously, because the time is now. We don't really have time to wait. And we are seeing that a lot of things are happening nowadays. CGS is coming, military artillery band is coming, and a polo match is going to be held in Lahore as well. That's correct. So this weekend we have the British Army polo team here in Lahore. They've come all the way from the UK to play the Pakistani team. They're also going to be supported, as you say, by the band of the Honorary Artillery Company. The band also played at our King's Birthday events over the last few days, and I heard them last night. They have learnt to play Pasuri, which was such great fun to listen to, such a brilliant song that I'm sure all of us have listened to a million times over the last year, but played by a big brass and wind section. Yeah, I really hope people enjoy that. And that's what we are going to show our people as well. एक जो मिलिट्री आर्टरी बैंड की जानिब से हम देख रहे हैं, पसूड़ी गाने की एक जो वो धुन तैयार की गई है, वो आपके साथ भी शेयर करते हैं, फिर दोबारा गुफ्तगू का आगाज करेंगे. So Clara, this is very surprising for us that your military band is doing this for us. Yeah, well, obviously they come to Pakistan, they've got to play a modern classic. I know there were a lot of us in the team when they were thinking about which songs they could learn. I was one of the people going, please learn Pasuri, learn Pasuri. Okay, so you're a fan of Pasuri as well. Absolutely, and the whole Coke studio setup I think is absolutely fantastic. I was listening to that before I came out to Pakistan. And we have seen a lot of people abroad that they are singing Pasuri as well. Yes, absolutely. I think the whole High Commission team, we were bopping along, and our guests last night were really enjoying it. Okay, so you can sing that? Pasuri, I would love to say I could sing it. I can hum along to it, but I'm afraid my Punjabi is not quite there. Okay, so you're trying to learn some Urdu or Punjabi words? Yes, I mean, I know the odd word here or there. I really want to start lessons. I'm afraid that work here in Pakistan has been so, we've had so much on that I've struggled to find the time, but I'm still very keen to learn more and more. Okay, so what's your favorite place in Lahore? My favorite place in Lahore? Goodness, that's a good question. I mean, I obviously love going to the old city because it's so beautiful. What city? Whenever I have visitors, I show them because there's this incredible history. But I mainly love Lahore because of the people, and I've said this before and I will say it again. I have never met the hospitality and the generosity that I have met here in Lahore and in Pakistan. We are famous in that. So everyone said Lahore, Lahore hai. Lahore, Lahore hai. I know that one. Okay. So what's your favorite dish of Lahore? You know, I've been asked this before. I've actually been mostly overwhelmed by the desserts. I love gulab jamun. If it wasn't so... My favorite too. It's not great for the waistline, but every now and then I would have that every day if I could. But you can have them in moderation. In moderation, like with everything. Okay, so how's your going in Lahore? How do you find Lahore? I really enjoy it. I mean, it's such a bustling city. Obviously, there is so much going on all the time, and there's a thriving art scene as well, which I'm really enjoying. I'm looking forward to the literary festival when that happens, and the Biennale. Yes, it's wonderful. At the moment, obviously, it's a little bit challenging with the smog. We're all trying to deal with that, and I think it's really important that we look at that as an issue and deal with the transport sector, as we know is the primary contributor to that. But I really enjoy living here, and people have been so kind to me. Have you been to other cities as well? That's right. I mean, I visit Islamabad fairly frequently because that is where the rest of the High Commission team is. I visited Karachi. I've been up to Murree and Natia Gali, Faisalabad. I'm hoping to visit Multan in the new year. Okay, that's great. So let's talk about again UK and Pakistan relationship. As we all know that there are 1.5 million Pakistanis who are living in UK, which shows how important UK is for Pakistanis. So how you see the Pak-Britain relation? It's such a broad relationship. As you say, we have 1.5 million Pakistanis, or people with Pakistani heritage in the UK. We have 100,000 British nationals in Pakistan. We have the strong historical ties, but it's also a real relationship that I think is built on respect and true shared and mutual understanding. And our work here as the UK is extremely broad. We obviously, I think, have a fairly well-known development offer. We've been working in the development space for a very long time. In Punjab in particular, I think we're known for our work in the education sector.
We're also working to build our trade relationship. Our new High Commissioner, she wants to triple the trade that is done between the UK and Pakistan, so that's really central as well. And of course, our defence relationship with the polo team, visiting our Chief of General Staff, Sir Patrick Sanders, as you mentioned earlier, that's also a real pillar of the relationship. So we really work together across the full gamut. Okay, and as we all know that education plays an important part in our shared relationship. A large number of Pakistani students are studying in UK, and Pakistani students, do you think they can get more benefits if relaxation in visa policy for Pakistani students only? I mean, we're always keen to get Pakistani students come to the UK, and I know that sometimes the visa rules are changed here and there, but fundamentally we have so many Pakistanis coming to the UK, and here in the to study, and here in Lahore every other day I meet someone who says, yes, I studied at King's College or at LSE or SOAS or a lot of the London universities in particular. We also have our Achieving program, which is all about identifying future leaders and giving them a fully funded master's program in the UK. They can apply to a university of their choice, and we as the UK government fund that. So we're really, really excited to bring Pakistani students over to the UK. Okay, so any messages you want to give to our Pakistani people? Just thank you so much for welcoming me, and I really hope that our bilateral relationship continues to get stronger and stronger. Okay, and regarding King's birthday celebration as well? Well, it's been wonderful, the last two events we've hosted. I hope the one in Karachi goes well this evening. And really the primary message we want to put out there is that climate change is something we all need to be taking very, very seriously, and that's certainly something that the UK is doing here in Pakistan. Okay, thank you so much, Head of Lahore Office UK, Ms. Clara Standoe was with us. Thank you so much for your time. नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक नाज़रीन. कुछ वायरल वीडियो और वायरल वाक़यात आपके साथ शेयर करेंगे, और बड़ी हैरानकुन खबर है. शौहर की दूसरी शादी पर पहली बीवी का खावंद के लिए मोहब्बत भरा पैगाम और नए मॉडल की गाड़ी का तोहफा वायरल हो गया, जो आप इस वक्त न्यूज़ की स्क्रीन पर भी देख रहे हैं. पहली बीवी की जानिब से नई कार में अपने खावंद के लिए जो पैगाम छोड़ा गया, उसे सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पजीराई भी मिल रही है. डिफरेंट तरह के कमेंट्स भी सामने आ रहे हैं, और इस पैगाम में शौहर को मुखातिब करते हुए पहली बीवी ये लिख रही हैं कि आपने मेरे साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारी. अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ जिसने आप जैसे मुअज़्ज़िज़ तरीन शख्स को मेरा खामन बनाया. आरज़ू थी कि आज के दिन मैं आपके साथ रहूँ, ताहम इस मौके पर बस यही कह सकती हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी से नवाजे, आपकी प्यारी बीवी. सोशल मीडिया सार्फिन में से बाज़ ने खातून के इस तोहफे और पैगाम पर पसंदीदगी का इजहार भी किया है, जबकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसे एक नाकाबिले कबूल वाक़या करार दे रहे हैं, अजीब व गरीब बात करार दे रहे हैं. और जो लोग इस रवैये को अजीब समझ रहे हैं, उनके पस मंज़र में शायद यही बात घूम रही है कि औरत कभी भी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करती है. खैर, इस दुनिया में हम देखते हैं कि सब कुछ मुमकिन है. अच्छे लोग और अच्छे रवैयों की कमी नहीं है. डिफरेंट तरह के कमेंट्स भी हमने देखा कि इस वीडियो पर लोग कह रहे हैं कि दूल्हे को चाहिए कि गाड़ी चलाने से पहले इसकी ब्रेक को ज़रूर चेक करवा ले, कहीं ब्रेक्स ना फेल हों. तो ये इस तरह के जो कमेंट्स हैं वो किए जा रहे हैं. लोग हैरान परेशान भी हो रहे हैं कि ये कैसी पहली बीवी है जो अपने शौहर को तोहफ़ा भी दे रही है, उसके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार कर रही है, उसके लिए दुआएं भी करते दिखा रही है, और ये भी कहती दिखाई दे रही है कि ख्वाहिश यही थी कि आज के दिन भी मैं आपके साथ होती, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया. तो बड़ी हैरानगी में मुब्तला है लोग कि ऐसी बीवियाँ भी क्या मौजूद हैं. आगे बढ़ते हैं और मटर की बात करते हैं. मटर एक ऐसी चीज़ है जिसे बच्चे हों या फिर बड़े हों, हम सब बड़े ही शौक से खाते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि ये हमारी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है. मटर का जो इस्तेमाल है ये सर्दियों में हम देखते हैं कि अमूमन ज़्यादा किया जाता है. कोई इसे चावल के साथ इस्तेमाल करता है, कोई सालन में इस्तेमाल करता है, और यही नहीं बल्कि सैलड में भी हम देखते हैं कि इसको शामिल किया जाता है. तो आज हम आपको बताएंगे मटर के जो हैरत अंगेज़ फ़वाइद हैं, जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होंगे.
होंगे, क्योंकि मटर में विटामिन के साथ साथ फाइबर की भी एक अच्छी खासी मिकदार है जो कि मौजूद होती है। इसके अलावा मटर में विटामिन ए भी पाया जाता है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग सबसे मेरा ख्याल है जो कम ख्याल रखते हैं वो अपनी स्किन का रखते हैं। हम बड़े ही इस मामले में कोताही का सामना भी करते हैं, फिर हमें ऑब्वियसली डॉक्टर्स के पास भी जाना पड़ता है इस वजह से। तो ये तमाम जो विटामिन हैं जो कि हमारी स्किन के लिए हैं, हमारी बोन्स के लिए हैं, हमारी आई साइट के लिए हैं, ये इन तमाम सब्जियों में, तमाम फलों में मौजूद हैं। और ख़ास तौर पर जब हम मटर की बात कर रहे हैं, फाइबर की एक अच्छी तादाद मौजूद है। फाइबर की वजह से आपको पता है कि जो डाइजेशन सिस्टम है आपका वो बहुत अच्छा रहता है। विटामिन आपकी बॉडी को मिलते रहते हैं। स्पेसिफिकली विटामिन ए की जब हम बात कर रहे हैं तो आपकी स्किन का जो ग्लो है उसको बेहतर रखती है। स्किन की जो डिसीज़ हैं उनसे बचाने के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। आयरन भी इसमें बड़ी मिकदार में पाया जाता है जो कि हमारे पूरे जिस्म में जो ऑक्सीजन है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुंचाने में भी मदद फराहम करता है। मटर के दानों में विटामिन सी हम देखते हैं कि वो विटामिन सी तो मौसम सरमा के तमाम फलों में, तमाम सब्जियों में बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। इसी तरह मटर में भी विटामिन सी की एक बहुत बड़ी मिकदार होती है जो कि इंसानी जिस्म में जो हमारी इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने में बड़ा हेल्पफुल होती है। कम मिकदार में ग्लिसेमिक और कम मिकदार में कैलोरीज भी इसमें होती हैं जो कि जो हमारे शुगर के पेशेंट्स हैं या जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये बेहतर होता है। जबकि डाइट करने वाले जो लोग हैं वो भी मटर के इस्तेमाल से मतलूबा नताइज हासिल कर सकते हैं। मॉडरेशन जो है वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम किसी भी चीज़ के किसी फ़ायदे की बात करते हैं लेकिन आपको उसको लिमिट में ही इस्तेमाल करना है। तो जो हमारे जितने भी मौसमी फल हैं, मौसमी सब्जियां हैं, उनका अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो मेरा ख्याल है हमारी जो सेहत है वो बहुत अच्छी रहेगी। जिन दवाइयों पर, जिन मेडिसिन पर हम वक्त से पहले लग चुके हैं, जिन विटामिन को हम वक्त से पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें हमारे पास सब्जियों की फॉर्म में मौजूद हैं, फलों की फॉर्म में मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है अगर हम अपनी डाइट को दवाई के तौर पर ही खाना शुरू कर दें, हम अपना ख्याल रखना शुरू कर दें, जिस तरह से हम ख्याल रखते हैं कि मेरा इस टाइम मल्टीविटामिन का टाइम हो गया है, मेरा इस टाइम किसी और मेडिसिन का टाइम हो गया है या प्रोटीन शेक का टाइम हो गया है, तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास डाइट की सूरत में मौजूद हैं। आपका जो डाइजेशन सिस्टम है ये तमाम चीज़ों से वो भी बेहतर होता है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि हम ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, जो हमारे रोज़मर्रा के मामूलात हैं वो कैसे हैं। ये सब कुछ, ये तमाम चीज़ें हमारी सेहत पर भी असरअंदाज होती हैं। हम इनका ख्याल नहीं करते हैं। जो हम अपने जिस्म को अगर फटीग पहुंचा लेते हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा गलत है। अगर हम अपने आप को थका देते हैं, हम अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं, जो हमारी नामुनासिब रूटीन हम देख रहे हैं कि आजकल बन चुकी है। जब से सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया ने हमें घेर लिया है, हम रात गए तक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और तब तक नहीं सोते हैं जब तक हमारी आंखें बंद होने वाली नहीं हो जाती हैं। तो ज़रूरी है कि हमें जो अपना जो एक्टिव लाइफस्टाइल है उसको अपनाना चाहिए। जिस तरह से हम पहले भी खाने की बात कर रहे हैं, एक दुरुस्त डाइट का इंतखाब हमें ज़रूर करना चाहिए। किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से, डाइटिशियन से हमें एक प्लान लेना चाहिए, क्योंकि जो घर में हम खाने खा रहे हैं ऑयल में बने हुए, वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो सबसे पहले तो फोकस करने की ज़रूरत है कि हम लोग खा पी क्या रहे हैं, किस तरह से हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, अपने आप को एक्टिव कर सकते हैं, ताकि जो भी हम काम कर रहे हैं, अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं या हम स्टडीज़ कर रहे हैं, तो फिर हम उसमें अपना 100% दे सकें। बहुत से लोग हमने देखा है कि वो आजकल इसी जुस्तजू में रहते हैं कि हम अपना वज़न किस तरह से कम कर सकते हैं। तो वज़न कम करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी जो जिस्मानी सरगर्मियाँ हैं वो अच्छी होनी चाहिए। हेल्दी इन्वायरमेंट में हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे कि रोज़ाना दौड़ लगा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग बड़ी अच्छी एक एक्सरसाइज है, स्विमिंग बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, स्टेयर्स आप चढ़ सकते हैं, अपना स्टेमिना बिल्डअप कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्रॉसफिट कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें, अब तो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लोगों के पास मोबाइल में हर तरह का एप्लीकेशन मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यूट्यूब पर किस तरह की वीडियोज़ लोग बनाते हैं हमारी रहनुमाई के लिए कि हमें कितनी ट्रेनिंग करनी चाहिए, हमें कौन सी डाइट कब और कैसे लेनी चाहिए। तो रिसर्च हमें यह बता रही है कि वजन कम करने के लिए भी ये जरूरी नहीं है कि आपको सख्त से सख्त जिस्मानी सरगर्मियां ही करनी हैं। आप गैर मुतवक्के तौर पर सोने से भी वजन में कमी हो सकती है। लेकिन ये इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा कि वो लोग जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खाने पीने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं, फास्ट फूड का बहुत ज्यादा शौक रखते हैं, तो वो कहीं ये ना कहें कि सिर्फ सोने से ही वजन कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक रिसर्च है कि एक कंपैरिजन किया गया था उन अफराद का जो कि रोजाना 30 मिनट तक मुसलसल बैठे
बैठे रहते हैं और वो लोग जो 30 मिनट तक सोते हैं, तो रिसर्च ये बता रही है कि उनमें सोए हुए अफराद के जिस्म के वजन और कमर के साइज में कमी देखी गई है। और फिर वही बात आ गई है, माहिरीन भी यही कह रहे हैं, खबरदार कह रहे हैं कि इस तहकीक के बाद, इस रिसर्च के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप सारी जिस्मानी सरगर्मियां छोड़ दें और सिर्फ सोना शुरू कर दें। यह भी बिल्कुल ठीक नहीं है। जो आपकी रूटीन है, अगर आप वर्जिश करते हैं तो आप उसको कंटिन्यू करें। जो वर्जिश नहीं करते हैं, ऐसा ना हो कि ये रिसर्च जो कि हम आज आपसे शेयर कर रहे हैं, इसको सुनकर आप सिर्फ सोना शुरू कर दें। तो ये तो बात है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। इस रिसर्च पर हमें नहीं चलना, एतदाल के साथ चलना है, खाने में भी और एक्सरसाइज में भी और सोने में भी। रेस्ट भी उतना करना चाहिए जितनी आपकी जिस्म को ज़रूरत है। इंशाल्लाह नाज़रीन, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जुमा मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।